Hi, welcome back to the Basketball Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give the likes, share the links, and also press the bell icon. आज हम टाइप्स ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन, जिसमें द फर्स्ट टाइप सर्कुलेशन है द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेशन। जनरली ये उन एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है जिन एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हीमोसील कहा जाता है। और उस कैविटी में यानी विसरल कैविटी में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स है या टिश्यूज है, वो डायरेक्टली ब्लड यानी उसके बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड पार्शियली एक पंपिंग ऑर्गन यानी हार्ट जैसा कुछ होता है और एक ब्लड वेसल होती है जिसमें पार्शियली ब्लड फ्लो होता है और पार्शियली डायरेक्टली एक ओपन स्पेस यानी साइनस में यानी जिसे हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट उन सेल्स या उन ऑर्गन्स या उन टिश्यू से किया जाता जहां पर ये ब्लड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे या इसमें जो केमिकल एलिमेंट्स थे वो डायरेक्टली उस ऑर्गन के उस टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ इसका जो बॉडी फ्लूइड यानी जो इसका ब्लड इन एनिमल्स के अंदर होता है, इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जैसे कि हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इन बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला काम नहीं है। बॉडी फ्लूइड एक पार्शियली विद इन द बेसल होता है और पार्शियली एक ओपन स्पेस में रिलीज किया जाता है, इसलिए इनके बॉडी फ्लूइड का जो प्रेशर होता है ब्लड का वो काफी स्लो पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स जैसे कि द इंसेक्ट्स वाले जो एनिमल्स है इंसेक्टा के अंदर है, देन द सॉफ्ट बॉडी एनिमल मोलस्का के अंदर इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा। सो ये है ओपन सर्कुलेशन। दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेशन है जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। अभी क्लोज्ड सर्कुलेशन के अंदर इसका नाम खुद सेल्फ उसका मीनिंग बता रहा है। क्लोज मतलब द बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड कंप्लीटली फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स, अंदर के अंदर फ्लो होता है जिसमें एक पंपिंग ऑर्गन होता है, आर्टरीज होते हैं ब्लड वेसल में, फिर बाद में कैपिलरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। ये इनके अंदर से ब्लड का फ्लो किया जाता, यानी इनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो बॉडी फ्लूइड का डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी सेल से नहीं होता। फिर जो फ्लूइड है ये रिलीज करते हैं पास के टिश्यू फ्लूइड के अंदर, उस टिश्यू फ्लूइड की मदद से उसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उन टिश्यूज तक, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। फिर इन ब्लड यानी इन फ्लूइड के अंदर यानी स्पेशली ब्लड के अंदर यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन का काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कैरी करना है, उसको ट्रांसपोर्ट कर कर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाना है जहां पर वो रिलीज डिफ्यूज होता है। फिर वहां से ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद उस सेल से निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर वापस लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक लाना और वहां से बॉडी से बाहर उस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो ये एक्सचेंज का काम करता है। जब ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड जिनके अंदर से फ्लो होता है तो काफी प्रेशर अंदर डेवलप होता है, इसलिए इनमें काफी हाई प्रेशर हमको देखने को मिलता है। जनरली द क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक है द सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है डबल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिंगल और क्लोज में क्या डिफरेंस है, सॉरी सिंगल एंड डबल में क्या डिफरेंस है। सिंगल में होता है कि यहाँ एक ही मर्तबा सर्कुलेशन किएगा विद इन द वेसल्स, ये खास बात है, यहाँ पर पूरा नो डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। जनरली एग्जांपल हम लेंगे द पाइसेस फिशेस के अंदर एक सिस्टम है जिसमें एक ही मर्तबा ब्लड वंस बॉडी से फ्लो होता है। हार्ट में जब ब्लड आता है तो हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वहां से पंप होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पहुंचाया जाता, गिल्स के अंदर वहां पर वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन ट्रांस डिफ्यूज होकर सेल्स में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। वहां से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है
एक बॉडी के ऑर्गन सेल्स तक जाता, सेल्स पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, सेल्स उसको यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वापस कैपिलरी से वो ब्लड आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ट्रांसपोर्ट कर कर हार्ट में लाया जाता। यानी हार्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही मर्तबा सर्कुलेशन कराता है, इसलिए हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इस तरीके के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। देन द डबल सर्कुलेशन, जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसमें हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 कंपार्टमेंट, और 4 कंपार्टमेंट में यहाँ पर 2 मर्तबा सर्कुलेशन किया जाता है। एक सर्कुलेशन ऐसा होता है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है और वो लंग्स में जाता है, रिस्पेक्टिव साइड के लंग्स के अंदर वहां ऑक्सीजनेशन किया जाता, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आरबीसी पर उसको एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, वो लेकर जाता है, बाद में लाकर छोड़ता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जहां 4 पल्मोनरी वेन्स लेकर आते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड। तो ये हुआ हार्ट से निकला बाहर, लंग्स को गया, लंग्स से निकल कर वापस हार्ट में आया, ये हुआ वन सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता, वो ब्लड पंप होता है सिस्टेमिक ओर्टा से बाहर निकलता, निकलने के बाद वो हर बॉडी के ऑर्गन सेल्स टिश्यू तक पहुंचता, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज किया जाता, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद वो सेल उससे ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए यूज करता है, वहां से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आरबीसी पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वापस कलेक्ट कर जो होता है उसको लाया जाता है राइट एट्रियम में, जहां पर सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और खुद हार्ट के वॉल पर कलेक्ट करने वाला जो होता है कोरोनरी साइनस। ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया गया, सिस्टमिक ओर्टा में गया, वहां से बॉडी सेल्स तक पहुंचाया गया, बॉडी सेल से डीऑक्सीनेट होकर वो वापस कलेक्ट किया जाता सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से। ये हुआ सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन को हम डिटेल में देखेंगे। जनरली द डबल सर्कुलेशन जो भी रहेगा बॉडी फ्लूइड का, वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम हम पहले देखेंगे, उसके बाद विल गो फॉर द लिम्फेटिक सिस्टम में। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। द नंबर 1 कंपोनेंट इज अ पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज द हार्ट, दूसरा है अ बॉडी फ्लूइड कॉल्ड एज द ब्लड, एंड इनको फ्लो कंडक्ट कर कर लेकर जाने वाले होते हैं ब्लड वेसल, जो हमको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। जनरली क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम का अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर बात करते हैं तो दे आर हैविंग द बेसिकली 1 to maintain the internal environment constant steady, जैसे कि होम्योस्टेसिस, और रेस्पिरेटरी गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, एंड प्लस इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोटेक्शन के काम किए जाते हैं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। देन द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द ब्लड वस्कुलर सिस्टम का, वो है ब्लड, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जनरली जिस ब्रांच में ब्लड के बारे में स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन में एक मिनिमम टू मैक्सिमम 4 लीटर से 6 लीटर तक का ब्लड बॉडी में पाया जाता है। ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है मीजोडर्मल लेयर से, मेसोडर्मल सेल से किया जाता है, इसलिए इसे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन कहा जाता है। द ब्लड का पीएच इट इज 7.4, जो कि एक स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अगर इसका टेस्ट करेंगे तो सॉल्टी, एंड इट इज हेवियर देन वाटर, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा पाएगी। जनरली ब्लड के अंदर हम देखते हैं तो उसके कंपोजिशन में 2 चीजें हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। द ब्लड इज मेड अप ऑफ द 2 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक होता है फ्लूइड वाला जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, देन सेकेंड पार्ट जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है 55% अराउंड रहेगा, और रिमेनिंग जो है परसेंटेज वो प्रेजेंट होता है फॉर्म एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% रहेगा। देन
ये दोनों को भी सेपरेट किया जा सकता, प्लाज्मा को भी हम सेपरेट कर सकते हैं और प्रेजेंट उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको सेपरेट किया जा सकता है। करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड इज अ प्लाज्मा। What are the compositions or components of the plasma? Plasma generally हम देखते हैं कि straw colored होता है, यानी फीका सा पीला रंग का कलर का रहेगा। अल्कलाइन टेस्ट नेचर पीएच होता है इसका। देन इट इज अगेन अ विस्कस फ्लूइड एंड इसके कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि जितना 100% हम देख रहे हैं प्लाज्मा में, तो 90% इसमें पानी प्रेजेंट होता है। 90% पानी होता है, उसके बाद बचे हुआ जितना 10% है, उस 10% में से भी 7% इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे कि अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजिन। आप स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं, ये सारे नाम आपके सामने, ये 7 to 8% वहां आपको देखने को मिलेंगे। अब बचे हुए जो 2% या 3% होता है, वो उसके अंदर में से 1% होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फेरस, मैंगनीज एक्सेट्रा, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब 1% में रहेंगे। अब बचे हुए जो 2 या 1-2% जो होता है, उसके अंदर बाकी सब चीजें, अदर फूड, जैसे कि जो फूड हम लोग खाते हैं, जो डाइजेस्ट किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है, असेंबल किया जाता है, असिमिलेशन किया जाता है, तो वो प्लाज्मा का एक पार्ट बनता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बाद में प्रोटीन्स होते हैं, बाद में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फैट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो तो प्लाज्मा का हिस्सा बनते हैं 1 to 2% के अंदर। देन जो भी एक्सेस, जैसे कि प्रोटीन को लीवर में ले जाकर एक्सेस प्रोटीन को ब्रेक किया जाता, ब्रेक करने के बाद जो उससे अनवांटेड वेस्ट निकलता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया है, कुछ मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से किसी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता, कहीं पर जो तो क्रिएटिनाइन बनता है। ये सारी चीजें, ये जो वेस्ट होता है, ये भी प्लाज्मा के अंदर उसको रखा गया। देन अदर देन दिस, बॉडी के अंदर कुछ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं, कंट्रोल करने वाले कुछ केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन के मॉलिक्यूल, दूसरे एंजाइम्स होते हैं एंड सम वाइटल अमाइन। ये सारे के सारे प्लाज्मा का पार्ट होता है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा। एंड ऑल्सो द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जैसे कि हेपेरिन। ये एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हेपेरिन करता क्या है? जनरली जो ब्लड को लिक्विफाई कंडीशन में रखने का काम करता है, ये है वो हेपेरिन, जो ब्लड को अंदर क्लॉट होने नहीं देता, एंटीकोगुलेंट होता है। और इसके अलावा जो अदर सब्सटेंसेस में जो प्लाज्मा का पार्ट बनते हैं, जैसे कि द कोलेस्ट्रॉल वहां पर होता है, बाद में एंटीबॉडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं, आरबीसीज के टाइप होते हैं। जब भी कोई एंटीजन यानी अनवांटेड फॉरेन बॉडी में एंटर करती है, ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इनिशिएट किया जाता और हमको उससे न्यूट्रल कर कर हेल्दी रखा जाता। तो ये भी प्लाज्मा में ही रखा गया, इसलिए ब्लड का एक पार्ट है। देन इन सब में अलावा कुछ गैसेस भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो कि डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सम ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट। तो ये हुआ हमारे ब्लड के पहले पार्ट कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। देन सम डिटेल कुछ टेस्ट है, जिसे हेमोक्रेट टेस्ट कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। हेमोक्रेट टेस्ट का मतलब क्या है? हेमोक्रेट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पर किसी भी पर्सन के अंदर आरबीसी के नंबर को मेजर किया जाता, काउंट किया जाता कि कितने आरबीसी है। And we know that the RBC, they contain the one respiratory protein, जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें लंग से ऑक्सीजन को लेकर हर बॉडी के सेल तक पहुंचाने का ब्लड के थ्रू किया जाता है। देन हेमोक्रेट का जो लेवल होता है, किसी में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, किसी में बहुत कम हो जाता है। ज्यादा कम होना या ज्यादा बढ़ जाना, ये दोनों भी एक इंडिकेशन होता है कि उस पर्सन में एक तो कुछ ब्लड डिसऑर्डर है, या डिहाइड्रेशन कंडीशन है, या फिर कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस में सफर कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड आरबीसी का अगर कम होना है, कम हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं एनेमिक कंडीशन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। अगर वो आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं
पॉलीसाइथेमिया कंडीशन, जिसमें आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है एक नॉर्मल रेंज से ऊपर। नाउ विल सी द कंपैरेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द प्लाज्मा एंड अ सेरम, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड के अंदर, और सेरम एक फ्लूइड कंडीशन में पाया जाता है। जैसे सीधी सीधा प्लाज्मा, और ये सेरम का येलो कलर का आपको सेरम दिखेगा, और प्लाज्मा जो होता है एक सम पेंट कलर्ड लिक्विड दिखता है। डिफरेंस दोनों में कंपोजिशन का हम देखते हैं तो दोनों में कुछ खास सा डिफरेंस नहीं, दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज है। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट, जो कि सेरम में नहीं होता। दोनों को भी सेपरेट किया जाता है ब्लड में से, सेपरेट करने की टेक्निक वही सेंट्रिफिकेशन कर कर। लेकिन सेंट्रिफिकेशन कब करना है, प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो ब्लड के क्लॉट होने से पहले सेपरेट किया जाता, तो हमको जो सेपरेट किया हुआ मिलता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। लेकिन वहीं अगर हम ब्लड के क्लॉटिंग होने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर कर सेपरेट करते हैं तो हमको ब्लड क्लॉट नीचे देखने को मिलते हैं, और बचा हुआ ऊपर एक स्टैग्नेंट फ्लूइड जो ऊपर हमको दिखता है येलो कलर्ड, वो होता है सेरम। दोनों का यूज किया जाता है, प्लाज्मा का भी और सेरम का। की प्लाज्मा का यूज किया जाता है अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए, और सेरम का यूज किया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए, उसको यूज किया जाएगा। दिस इज द सेरम एंड प्लाज्मा का डिफरेंस। नाउ ब्लड का पहला कंपोनेंट था प्लाज्मा, अब दूसरा कंपोनेंट है उसके अंदर पाए जाने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्रेजेंट एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के हैं, जिसको हम डिटेल में देखने वाले। द नंबर वन इज अ रेड ब्लड सेल्स, नंबर टू इज अ व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड नंबर थ्री इज अ प्लेटलेट। अब हमको तीनों को कंपैरेटिवली स्टडी करना है कि आपको समझ में भी आए और आपको वो याद भी रहे। कंपैरिजन हम करेंगे, इनका फॉर्मेशन कहाँ किया जाता, फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करने वाला ऑर्गन का नाम क्या है, इनकी नॉर्मल रेंज कितने नंबर पाए जाते, काउंट कितना होता है, फिर अगर ये नॉर्मल काउंट से ऊपर बढ़ जाते हैं तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नॉर्मल काउंट से अगर इनका नंबर कम हो जाता तब उसे क्या कहते हैं, बाद में इनका साइज क्या है, इनका शेप कैसा होता है, इन सब में न्यूक्लियस है नहीं है तो कैसा है, ये डिटेल हम देखने वाले। सो कंपैरिजन में आप तीनों को, ये जो हमने पॉइंट्स बताए इसके साथ कंपेयर करना है आपको, ठीक है। चलो लेट्स नाउ स्विच। द नंबर वन इज अ रेड ब्लड सेल, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो मींस अ रेड, साइट मींस द सेल, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहेंगे। जनरली इनका शेप जो होता है, दे आर सर्कुलर इन शेप, बाय कॉनकेव, दोनों तरफ से अंदर दबे होते हैं, एंड एनन्यूक्लिएटेड, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ मैमल्स छोड़कर, जैसे कि एक कैमल है और लामा है, ये दोनों भी मैमल ऐसे हैं जिनमें आरबीसी दीज अ बाइकॉन्वेक्स, नॉट बाइकॉनकेव एंड न्यूक्लिएटेड, लेकिन बाकी सब में न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। यानी एक इमेच्योर आरबीसी जहां बनती है, उसके बनने के बाद इमेच्योर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन सर्कुलेशन के सर्किट में निकालने से पहले, स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर से न्यूक्लियस को हटा दिया जाता। क्यों निकाला जाता, क्योंकि वहां पर किसी किसी दूसरी चीज को रखना है, वो है हीमोग्लोबिन को रखना है, इसलिए निकाला जाता है। देन इनका कलर रेड होता है, रेड होने की वजह भी इनके ऊपर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, उसके साइटोप्लाज्म में रखा जाता है। नॉर्मल रेंज ऑफ और काउंट ऑफ आरबीसी इज अब इन अ मेल और फीमेल डिफरेंस है, मेल में थोड़ा ज्यादा होता है और फीमेल में थोड़े कम होते हैं। मेल की एक रेंज है जिसमें 5.1 से 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम फीमेल की रेंज देखते हैं आरबीसी की, वो होती है 4.3 से तो 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतने इनका नंबर काउंट होता है। इस काउंट को कहते हैं टोटल आरबीसी काउंट, यानी पूरे आरबीसी का काउंट करने को प्रोसेस कहते हैं। देन एक आरबीसी जब बनती है और बनने के बाद पूरे बॉडी के अंदर
चक्कर लगाती है, जिसे हम सर्किट यानी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये सर्कुलेशन करती है शुभ बनने से लेकर उसके लास्ट तक, वो होते हैं 120 दिन का, यानी इनकी लाइफ स्पैन होती है, इनकी जिंदगी का दिन होते हैं 120 दिन। उसके इनको बनाने का जो प्रोसेस किया जाता है, हर जगह पर आपको कॉमन वर्ड मिलेगा पोइसिस, POIESIS, पोइसिस। पोइसिस मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन किसका फॉर्मेशन? आरबीसी का फॉर्मेशन है तो एरिथ्रोपोइसिस, WBC है तो ल्यूकोपोइसिस, ऐसे यहाँ पर प्लेटलेट है तो थ्रोम्बोपोइसिस। यानी कॉमन वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है, पोइसिस। लेकिन आरबीसी बनते कहाँ हैं? इनका जो सोर्स होता है दैट इज अ हेमेटोसाइटोब्लास्ट, यानी रेटिकुलोसाइट जिसे हम कहते हैं, एक स्टेम सेल, बोन मैरो सेल जिसे कहते हैं, उसके अंदर इनको फॉर्मेशन किया जाएगा। इनके बनने का जो ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, एक फीटल कंडीशन में अलग है, और यानी जिस बच्चे का अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ, उसे फीटल कंडीशन जब बन रहा है, और दूसरा पैदा होने के बाद जो होता है वो एक नॉर्मल एडल्ट में। फीटल कंडीशन में एक फीटस के अंदर वहां पर उसके बॉडी के अंदर बना हुआ लीवर और उसका स्प्लीन, ये दोनों भी आरबीसी के प्रोडक्शन की फैक्ट्री होती है, जहां प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो मैच्योर हो जाता है, पैदा होने के बाद एडल्ट स्टेज पे चला जाता है, बोन का पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, तब वहां पर लीवर और स्प्लीन वो काम नहीं करते। अब वहां पर वो काम, आरबीसी का प्रोडक्शन का काम वहाँ बोन मैरो करता है, स्पेशली रेड बोन मैरो। आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के बोन मैरो होते हैं, एक होता है येलो बोन मैरो जो कि कॉम्पैक्ट बोन में होता है, और रेड बोन मैरो ऑलवेज लॉन्ग बोन के हेड पर स्पॉन्जी बोन होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है। तो रेड बोन मैरो याद रखना। इसके अलावा और दूसरी भी चीजें, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स लगते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में, जैसे कि विटामिन B12 लगता है, फोलिक एसिड लगता है, और हेम प्रोटीन लगता है। एंड हार्मोन्स जो कि किडनी के सेल्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। किडनी के अंदर सिक्रीट किया जाता, बोन मैरो को सेल को स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में। अब जैसा हम कह रहे हैं कि एक आरबीसी बनने के बाद 120 दिन जिंदा रहती, बाद में क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि बाद में क्या? बाद में उन 120 दिन वाले आरबीसी, या जो किसी वजह से कट गए, टूट गए, उन आरबीसी को लीवर और स्प्लीन में ले जाया जाता, जिसे ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। वहां ले जाकर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता, डिस्ट्रक्शन किया जाता। नॉर्मल रेंज हमने देखे कि 5.8 मिलियंस तक जो आरबीसी का रेंज होता है पर क्यूबिक, अगर उस रेंज से किसी बॉडी में या किसी ह्यूमन में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन को पॉलीसाइथोमिया कंडीशन कहते हैं। और नंबर अगर कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। याद रखना, दिस साइटोपेनिया ये कॉमन वर्ड यूज किया गया हर एक के लिए, डिक्रीज में। पॉली मीन्स टू इंक्रीज, ये भी कॉमन है। नाउ एक मैच्योर आरबीसी को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसके बचपन में था, इमैच्योर तो था, बाद में निकाल दिया गया। बाद में उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाता, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल को भी निकाला जा रहा। क्यों निकाला जा रहा? क्योंकि किसी एक खास चीज को रखना है, वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। साइटोप्लाज्म जो आरबीसी का प्रेजेंट होता है, इसे स्ट्रोमा भी कहा जाएगा, उसके प्लाज्मा में वहां बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन रखे गए। हीमोग्लोबिन कितने रखे गए हम देखने वाले, बट हीमोग्लोबिन रखेगा, और काम क्या करता है? यही वो हीमोग्लोबिन, यानी सीधा से आप याद रखिए कि एक सीट है जहां पर किसी चीज को बिठाना है, वो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को कैरी करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी के कलर भी रेड होता है। प्लस इसके साइटोप्लाज्म में आरबीसी की और एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, भी प्रेजेंट वहां रहेगा। देन व्हाट आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द आरबीसी? जनरल हर सेल का काम है, तो इनका भी कुछ काम होता है। सबसे पहला काम कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स एक तरफ से लेना, दूसरे तरफ से दूसरा लेकर आना, यानी लंग से ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं हर बॉडी के सेल्स तक, और हर सेल से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं लंग्स तक, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के, पहला काम। दूसरा, ब्लड का जो पीएच और विस्कोसिटी है,
7.3 7.4 जो नॉर्मल अल्कलाइन पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम भी ये आरबीसी करते हैं। एंड गाढ़ापन जो विस्कोसिटी है वो भी ये करते हैं। देन इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल करना, यानी ब्लड क्लॉटिंग करते वक्त इनका एक रोल होता है जिसके से कंटिन्यूस ब्लीडिंग को रोकने का काम कर दिया जाएगा। देन हेमोक्रिट रेशियो के ऑलरेडी हमने देखे कि जिसमें ब्लड में आरबीसी के रेशियो को गिना जाता कितने हैं कितने नहीं है, उस हेमोक्रिट में भी इसका यूज किया जाता है। देन हेमोक्रिटिक वैल्यू जो होती है मेल में अलग है फीमेल में अलग है, डेफिनेटली क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसी मेल में अलग है फीमेल में भी कम होते हैं मेल से। देन जैसे कि अभी हमने बताया थी कि एक आरबीसी के प्लाज्मा में माइटोकॉन्ड्रिया निकाला गया, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल को निकाला गया, बाद में न्यूक्लियस को निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वहां पर हेमोग्लोबिन को रखना था। तो कितने रखना था? नियर अबाउट 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन रखे जाते हैं। कितने? 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी के अंदर रखे जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का जो कलर है और उसका जो कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन मेन और वुमेन में डिफरेंट होता है। जनरली हेमोग्लोबिन एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में मेल में 14 से 17 ग्राम्स पर 100 ml में पाया जाता है, और वही वुमेन के अंदर कम होता है थोड़ा सा, 13 से 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होगा। देन अगर किसी इंडिविजुअल मेल में या फीमेल में अगर नॉर्मल रेंज से आरबीसी की नंबर काउंट कम होता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है तब उस कंडीशन को हम एनीमिक कंडीशन कहते हैं, यानी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। देन अभी हीमोग्लोबिन इतने सारे रखे जा रहे 270 मिलियन से, तो हमको बनता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है देखना पड़ेगा। सो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हम देखते हैं हम, तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, दो चीजों से मिलकर बना। एक है प्रोटीन और दूसरा है आयन। प्रोटीन और आयन दोनों को मिलकर यहां बनाया गया, इसलिए इसको कहते हैं द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्योंकि दो चीज से मिले हुए। इसमें प्रोटीन वाले पार्ट को हम पहले देखेंगे। प्रोटीन जो बनता है जैसे हम पेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। 4 में से 2 अल्फा के हैं, 2 बीटा के हैं। अल्फा बीटा ऐसे 4 चेन होते हैं। ये चारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता, कनेक्ट किया जाता। ठीक है, तो देन आयन वाला जो पार्ट है, यानी अब ये हो गया प्रोटीन। आयन वाला पार्ट होता है, इसको अटैच किया जाता है हर चेन के अंदर, यानी अल्फा चेन के अंदर आयन रखा गया, बीटा चेन के अंदर रखा गया, दूसरे अल्फा के अंदर रखा गया, दूसरे बीटा के अंदर रखा गया। इस तरीके से हर एक पॉर्फिन रिंग बनाकर उसको वहां पर रखा जाता। यानी एक हेम ग्रुप जो कि एक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को ले जाता है, यानी एक आयन वाला एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बाउंडिंग करता है। तो एक में 4 आयन है, तो इस तरीके से एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लंग से लेकर हर बॉडी के सेल तक पहुंचाना है। अब सोचो कि 270 मिलियन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में स्प्रेड ट्रांसपोर्ट करा रहे और हर बॉडी को पहुंचा रहे, सेल तक पहुंचा रहे। देन जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर एक नेचुरल एफिनिटी यानी अट्रैक्शन होता है। ऑक्सीजन से जब हेमोग्लोबिन आता है तो वहां पर एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्म बनता है जिसे कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और वो बाद में जाएगा रिस्पेक्टिव सेल या टिश्यू के पास जाएगा तो वहां डिसएसोसिएट सेपरेट होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी इंटरेक्ट करता है, जहां पेप्टाइड का जो अमाइनो एसिड रीजन है उसमें एक रेसिड्यू ऑफ अमाइनो एसिड होता है, वो उससे बाइंड करता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ये भी सेपरेट होता है जब वो लंग्स के अंदर आता है और डिसोसिएट होकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ हेमोग्लोबिन। देन वी नो डेट हेमोग्लोबिन एक इतना इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में रखा जाता, और हमको ये भी पता है कि एक आरबीसी 120 दिन के बाद लीवर और स्प्लीन में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दी जाती। डिस्ट्रॉय करने में क्या किया जाता? डिस्ट्रॉय करते वक्त वहां पर इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन को निकाला जाता। ठीक है,
हीमोग्लोबिन को निकाला जाता, तोड़ा जाता है। हीमोग्लोबिन तोड़ने के बाद दो पार्ट निकलते, एक होता है ग्लोबिन और दूसरा होता है आयन। ग्लोबिन पार्ट को रिसाइकल कर कर अमीनो एसिड को यूज किया जाता है। लेकिन आयन वाला जो पार्ट होता है, हिम आयन पार्ट ऑफ द हिम ग्रुप, उसको स्टोर किया जाता है फेरिटिन लीवर में, और पॉर्फिन को कन्वर्ट किया जाता है ग्रीन बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन के अंदर, पिगमेंट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये बाइलिवर्डिन और बाइलिरुबिन ही बाद में हमारे अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर को कलर देने का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। ये फोटोग्राफ में वही प्रोसेस आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैसा एक आरबीसी को जब तोड़ा जाता तो हेम ग्रुप को कैसे जो तो कन्वर्ट किया जाता, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और आयन जब निकलता है तो फेराटीन का फॉर्म किया जाता, वही निकलता हुआ रेसिड्यू बाइलिवर्डिन होता है, वही कन्वर्ट किया जाता है बाइलिरुबिन में, और वही बाइलिरुबिन बाद में अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर को कलर देने का काम करता है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।